जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। इसे हम ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, यानी इसे हम मानव के संदर्भ में पढ़ेंगे। जब हम ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, यानी जब मानव के संदर्भ में रक्त परिसंचरण की बात करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें शामिल होती हैं। पहली है हार्ट यानी हृदय, दूसरा है ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं जिसमें आर्टरीज और वेन्स शामिल होती हैं, और तीसरा और आखिरी है ब्लड यानी रक्त। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की यानी हृदय की। तो आखिर हार्ट है क्या? हार्ट यानी हृदय पंप स्टेशन ऑफ बॉडी यानी किसी भी जीवधारी के लिए पंप स्टेशन की भांति कार्य करता है। जैसे वाटर पंप या सबमर्सिबल पाइप के जरिए ग्राउंड वाटर को ऊपर लाता है और पाइप के ही जरिए अन्य भागों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जीवधारी के संदर्भ में हृदय भी एक पंप स्टेशन यानी एक सबमर्सिबल की भांति ही कार्य करता है। हृदय में चैम्बर यानी कोष्ठक पाए जाते हैं जिन्हें हम आट्रियम और वेंट्रिकल कहते हैं। अगर हृदय को ट्रांसवर्सली या क्षैतिज रूप से अगर काटा जाए तो उसके ऊपरी हिस्से को आट्रियम और निचले हिस्से को निलय कहा जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। इस सवाल इस स्लाइड से जरूर पूछे जाते हैं, इस पर आप विशेष ध्यान रखें कि पक्षी और स्तनधारियों में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं, उनके हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो उसमें कुल 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद यानी 2 आट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ठीक है। उभयचर यानी मेंढक वगैरह जैसे हैं, उनके हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3, 2 आट्रियम और 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में यानी सरीसृप में यानी रेंगने वाले जीवधारियों में भी एम्फीबियंस यानी उभयचर की भांति 3 कक्ष पाए जाते हैं, 3 कोष्ठक पाए जाते हैं जिसमें 2 आट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। मगर क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के हृदय में कुल 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 आट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अगर हम मत्स्य वर्ग की बात करें, अगर मछलियों की बात करें, तो मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर यानी 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऊपरी हिस्से को बोलते हैं आट्रियम यानी 1 आट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं मानव हृदय की। मानव का जो हृदय होता है वो एक मुट्ठी के आकार की संरचना होती है यानी फिस्ट शेप्ड होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मानव के हृदय की संरचना है वो किस प्रकार है, मुट्ठी के आकार की है। और मानव का हृदय पाया कहां जाता है? मानव का हृदय थोरैक्सिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कंकाल तंत्र में बताया था कि 24 पसलियां और एक स्टर्नम ये मिलकर एक कैविटी का निर्माण करती हैं, गुहा का निर्माण करती हैं, जिसे हम थोरैक्सिक कैविटी या वक्ष गुहा कहते हैं। इसी वक्ष गुहा में हमारे दोनों फेफड़े और हृदय जो है वो सुरक्षित रहते हैं। इसी वक्ष गुहा में स्टर्नम के जस्ट नीचे, स्टर्नम की जो लोकेशन होती है वो यहाँ होती है। इसी के जस्ट नीचे जो हमारा क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है। हृदय का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम आलिंद कहते हैं और जो निचला हिस्सा होता है उसे हम वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। मानव का जो हृदय होता है वो हल्का सा बाईं तरफ जो है वो झुका हुआ होता है। किस तरफ? बाईं तरफ। इसीलिए बहुत सारे लोगों में अवधारणा होती है कि मानव का जो हृदय होता है वो बाईं तरफ पाया जाता है। मानव का हृदय जो है उसका तकरीबन जो वजन होता है वो 250 से 350 ग्राम तक होता है। और मानव का हृदय कार्डियक मसल्स से मिलकर बना होता है। और मानव के हृदय में 4 कक्ष या 4 कोष्ठक पाए जाते हैं जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मानव के हृदय में पाए जाने वाले वॉल्व की। यहां से सवाल पूछा जाता है कि मानव के हृदय में कितने वॉल्व पाए जाते हैं। तो मानव के हृदय में कुल 4 वॉल्व पाए जाते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व हमारे राइट आर्ट्रियम यानी दाहिने आलिंद और राइट वेंट्रिकल यानी दाहिने निलय के बीच में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में पाया जाता है। यहां पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगला है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। ये हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लेफ्ट आर्ट्रियम यानी बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। तीसरा वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व, इसे फुफ्फुस वॉल्व भी कहते हैं। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी के मुख बिंदु पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी
यानी फुफ्फुस धमनी के मुख पर पाया जाता है। अगला है एरोटिक वॉल्व यानी महाधमनी वॉल्व। ये वॉल्व जो होता है एरोटा के मुख पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एरोटा यानी महाधमनी के मुख पर पाया जाता है। तो कुल कितने वॉल्व मैंने आपको बताया? कुल 4 वॉल्व बताए। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। हृदय की चारों तरफ जो होती है वो एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, या यूं कह लें कि इसे झिल्ली नुमा संरचना जो है वो घेर कर रखती है इसकी सुरक्षा के लिए। इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इस सवाल पर विशेष ध्यान रखिएगा कि पेरिकार्डियम द्वारा ही हृदय की जो है बाह्य रूप से जो है वो सुरक्षा की जाती है। अब हृदय का जो बाह्य आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स की, यानी रक्त वाहिकाओं की। तो रक्त वाहिकाएं क्या हैं? रक्त वाहिकाएं वो वाहिकाएं या वो नलिकाएं हैं जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं धमनियों की, यानी आर्टरीज की। तो वो रक्त वाहिकाएं जो हृदय से, कहां से? हृदय से रक्त को कहां ले जाती हैं? अन्य अंगों तक ले जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। इनका जो व्यास होता है वो शिराओं के तुलना में कम होता है। यानी ये जो धमनियां होती हैं ये शिराओं के कंपैरेटिवली क्या होती हैं? मोटी होती है। मतलब इसकी दीवार मोटी होती है। ये जो दीवार है इसकी ये मोटी होती है, लेकिन जो अंदर का जो स्पेस होता है वो कम होता है। देखिए, जिस भी पाइप में, अगर हम पाइप धमनी को अगर एक किनारे रखें, तो अगर पाइप की बात करें, अगर कोई ऐसी पाइप जिसमें हमें ज्यादा प्रेशर से पानी को फ्लो करना है, तो अगर वो पाइप की मोटाई अगर कम होगी तो पाइप क्या हो सकती है? बर्स्ट हो सकती है, फट सकती है। उसी प्रकार अगर हमारी धमनियों की दीवारें अगर पतली होंगी तो इसमें ब्लड का फ्लो चूंकि ज्यादा होता है शिराओं से, तो इनके फटने के चांसेस होते हैं। तो कुदरती तौर पर इनका विकास इस प्रकार से होता है कि इनकी जो दीवार होती है वो शिराओं के कंपैरेटिवली जो है वो काफी मोटी होती है, ताकि जो ब्लड का जो प्रेशर है उसको क्या करें? टॉलरेट कर सके, यानी इसको झेल सकें। धमनियों में किसी भी तरह का कोई वॉल्व नहीं पाया जाता है और धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, अगर कहें तो शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, पल्मोनरी धमनी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। पल्मोनरी धमनी क्या करती है? पल्मोनरी धमनी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाती है? लंग्स में ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके विभिन्न प्रकार की। तो व्यास के यानी डायमीटर के हिसाब से जो है धमनियों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला है एओर्टा यानी महाधमनी। महाधमनी जो धमनी होती है इसका व्यास जो होता है वो बाकी के तुलना में सबसे ज्यादा होता है। यानी धमनियों में जो एओर्टा होती है वो सबसे ज्यादा व्यास की धमनी होती है। इससे कम व्यास की धमनी को आर्टरी कहते हैं, यानी इसको धमनी कहते हैं। एओर्टा को महाधमनी कहते हैं, आर्टरी को धमनी कहते हैं। और धमनियों से जो पतले या पतली होती हैं उनको हम आर्टरियोल्स कहते हैं, और सबसे पतली जो होती हैं उनको हम कैपिलरी कहते हैं या केशिका कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शिराओं की या वेन्स की। तो वो ब्लड वेसल्स, वो रक्त वाहिकाएं जो हमारे शरीर के अन्य अंगों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं, वेन्स कहते हैं। इनका जो व्यास होता है वो धमनियों की तुलना में जो है वो अधिक होता है और इनमें वॉल्व पाए जाते हैं। शिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी अशुद्ध रक्त कह लें, वो उसका प्रवाह होता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, वो है पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी वेन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ये पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी वेन जो होती है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले आती है? हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आती हैं। जिस प्रकार से हमने धमनियों को 4 हिस्सों में बांटा था, उसी प्रकार से शिराओं को भी 4 हिस्सों में बांटा जाता है। जो सबसे अधिक डायमीटर की शिरा होती है, यानी जिसका सबसे अधिक व्यास होता है, उस शिरा को वेना कावा या इसको महाशिरा कहा जाता है। इसके बाद इससे कम डायमीटर को वेन्स कहा जाता है, यानी शिरा कहते हैं। इनसे जो कम होती हैं व्यास में उनको वेन्यूल्स कहा जाता है, और जो सबसे पतली होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। यानी कैपिलरीज दोनों में होती हैं। जो सबसे कम व्यास की जो वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, चाहे वो आर्टरीज में हो चाहे वेन्स में हो, हम कैपिलरी ही कहते हैं। चलिए कैपिलरी की ही बात कर लेते हैं। तो हमारे शरीर के अंतिम छोर तक अगर रक्त का प्रवाह करना है
तो अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ मोटे मोटे पाइप नुमा यानी मोटी मोटी आर्टरीज या मोटी मोटी वेन्स जो होंगे वो ब्लड को का फ्लो जो है वो इंटरचेंज करेंगे। तो वहां तक रक्त को पहुंचाने के लिए क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज कैसी होती हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं यानी जैसे हमारे हेयर्स होते हैं वैसे ही इनकी संरचना होती है। ये सबसे कम व्यास की धमनी और शिराएं होती हैं जो शरीर के अंतिम छोर तक रक्त के इंटरचेंज को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं, रेगुलेट करती हैं। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि शरीर के अंतिम हिस्से या अंतिम सिरे पर किस जगह ऑक्सीजनेटेड यानी जो रक्त किससे आता है, आर्टरीज से आता है, और वापस डीऑक्सीजनेटेड किससे जाता है, वेन से जाता है या वेन्यूल से जाता है, तो इनका इंटरचेंज कहाँ होता है, वो इनका इंटरचेंज होता है कैपिलरी बेड में। यानी धमनियों की और शिराओं की जो कैपिलरीज हैं वो आपस में संयुक्त रूप से मिलकर क्या बनाती हैं, जालनुमा एक संरचना बनाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी बेड कहते हैं। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण की। मानव हृदय में ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे होता है, ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। तो मानव के हृदय से जो ऊपर के अंग हैं वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर यानी ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा से, और जो हृदय से नीचे वाले अंग हैं वहां का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा के जरिए सबसे पहले कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम के बाद आने के बाद हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स होते ही क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट आर्ट्रियम में वो कहाँ पहुंच जाता है, वो राइट वेंट्रिकल यानी दाहिने निलय में पहुंच जाता है। अब हार्ट दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, अब प्रेशर जनरेट होता है। तो इससे क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी का जो पल्मोनरी वाल्व है ये खुल जाता है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये पहुंच जाता है हमारे लंग्स में। किस लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इंटरचेंज के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इंटरचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन के जरिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट आर्ट्रियम यानी बाएं आलिंद में पहुंचता है। हृदय दोबारा रिलैक्स्ड होता है और जो मिट्रल वाल्व है यानी बाइकस्पिड वाल्व है वो खुलता है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी बाएं निलय में पहुंचता है। हृदय दोबारा संकुचित होता है और संकुचन के फलस्वरूप जो दबाव या प्रेशर जो जनरेट होता है उससे एरोटिक वाल्व जो होता है वो खुल जाता है और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या कहें शुद्ध रक्त है वो एरोटा के जरिए एओर्टा के जरिए जो है शरीर के अन्य अंगों तक चला जाता है। इसी को अगर फ्लो चार्ट के जरिए देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, महाशिरा यानी वेना कावा के जरिए हमारे दाहिने आलिंद में आता है यानी राइट आर्ट्रियम में आता है। हार्ट रिलैक्स होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है। फिर इसके बाद दाहिने आलिंद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचता है, दाहिने निलय में पहुंचता है। हार्ट दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, पल्मोनरी वाल्व खुलता है और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ पहुंच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फेफड़ों में। यहाँ पे एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज होता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। हार्ट दोबारा रिलैक्स होता है, मिट्रल वाल्व खुलता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएं आलिंद से बाएं निलय में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर एरोटिक वाल्व यानी महाधमनी वाल्व खुलता है और एओर्टा के जरिए यानी महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में इसका संचरण हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की यानी बीपी की। तो ब्लड प्रेशर जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है, वो मापा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर के जरिए नापा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा किसका जो है मेजरमेंट किया जाता है, किसे मापा जाता है, तो वो आप नापते हैं क्या, ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो एक आदर्श ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80 mmHg। देखिए सवाल पूछा था कि मनुष्य का आदर्श बीपी या आदर्श ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आपको ऑप्शन में 80/120 भी मिलेगा, लेकिन जो सही है वो आंसर है 120/80 mmHg। यहाँ Hg का मतलब है हाइड्रागायरम यानी पारे का जो रासायनिक नाम है उसे हाइड्रागायरम कहते हैं, जिसे Hg से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर की। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, देखिए जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो क्या होता है, धमनियों के जरिए जो रक्त का प्रवाह होता है वो काफी तेज होता है उस समय। तो जो धमनियों की दीवार पर जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और दो सिस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हार्ट मर्मर की। ये सवाल पूछा गया था कि ये जो लब डप और लब डप की जो ध्वनि है ये क्या कहलाती है, ये हार्ट मर्मरिंग कहलाती है और इसका जो मापन होता है वो हम स्टेथोस्कोप के जरिए कहते हैं। तो जो हम स्टेथोस्कोप से
इस ध्वनि को सुनते हैं लब डब और लब डब की, तो जो पहला लब डब है ये मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व के का जब बंद हो, ये दोनों जब बंद होते हैं उस वक्त ये ध्वनि आती है। और इसके जस्ट बाद जो है, जो हमारा एरोटिक वॉल्व है और जो पल्मोनरी वॉल्व है उसके बंद होने पर जो दूसरी ध्वनि आती है उसको हम सेकंड लब डब से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक हमने मानव के संदर्भ में रक्त परिसंचरण तंत्र और उससे जुड़े हुए समस्त बिंदुओं को जो है पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है, और इससे जो मैक्सिमम सवाल आते हैं हमने जनरली उन्हीं को इसमें कंसीडर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।